Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Rashid Qureshi from Punjab Group of Colleges. Dear students, unit number 18, A Dream Within a Dream, poem written by Edgar Allan Poe. इसकी vocabulary देखेंगे और reading comprehension के question answers. vocabulary देखते हैं. पहला word है bro, forehead, पेशानी, माथा. Next word है parting, अलग होना, separate होना, farewell, goodbye. अबो, confess, admit, affirm, assert, एतराफ़ करना. रोर, noise, चीखना, चिंघाड़ना, शोर मचाना, शोर. नेक्स्ट वर्ड है tormented, tortured, sorrowful, melancholic, गमज़दा. क्रीप, क्रॉल, रेंगना, फिसलना. ग्रैस्प और क्लैस्प, ग्रैस्प और क्लैस्प का मीनिंग सेम है. होल्ड, ग्रिप. नेक्स्ट वर्ड है पिटीलेस, मर्सीलेस, अनकाइंड, इम्पोलाइट, रूथलेस, अनकूथ, बेरहम, जालमाना, सैवेजरी. डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स को देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, What idea does the parting of beloved bring into Poe's mind? Answer. When Poe is departing from his beloved, जब शायर अपने करीबी शख्स से जुदा हो रहा है, he remembers, वो याद करता है, the words of his beloved that their relationship is not permanent, कि उनका ताल्लुक, उनका वास्ता, उनकी कुर्बत मुस्तकिल नहीं है बल्कि आर्जी है. It is temporary. He says that his beloved was right in saying this. उसका मानना है कि उसका जो अजीज़ है वो ये कहने में सही था कि उनका रिलेशनशिप परमानेंट नहीं था बल्कि एक टेम्पररी रिलेशनशिप था, एक आर्जी रिलेशनशिप था. It comes to his mind that it was not merely a dream but a dream within a dream. बल्कि वो ये चीज़ मान चुका है, एक्नॉलेज कर चुका है, एडमिट कर चुका है कि दरअसल उनका ताल्लुक एक ख्वाब के अंदर एक ख्वाब यानी एक इल्यूजन, महज एक शराब की मानंद था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, जिसको हम सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं. एंड हाउ इज इट डेवलप्ड इन द पोएम अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम. थीम को डिस्क्राइब करना है. फ्रस्ट्रेशन एंड सॉरो ओवर द टेम्पररी लाइफ आर द मेजर थीम्स इन द पोएम. इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है वो इस ज़िंदगी के आर्जीपन पे मुश्तमिल है. दीज थीम्स आर इन बोथ स्टैंजाज. इन दोनों स्टैंजाज में हम देख सकते हैं कि इन्हीं थीम्स को बेस बनाया गया. द फर्स्ट स्टैंजा शोज सैडनेस बिकॉज द पोएट इज़ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड. पहले स्टैंजा में शायर अपने करीबी तरीन अजीज़ तरीन शख्स से जुदा हो रहा है. द डिपार्चर ऑफ हिज बिलव्ड मेक्स हिम क्वेश्चन हिज एग्जिस्टेंस. और इस डिपार्चर से, इस अलहदगी से उसके जहन में कुछ सवालात उभर रहे हैं. सैडेंड बाय दिस इवेंट ही मॉर्न्स द टेम्पररी नेचर ऑफ लाइफ दैट हैज़ ब्रॉट डिस्पेयर एंड सॉरो. इस जुदाई से वो अंदाज़ा लगाता है कि ज़िंदगी किस कदर आर्जी है और ये चीज़ उसको दुख और कर्ब में मुब्तला करती है. इन द सेकेंड स्टैंजा ही इज़ स्टिल सैड. और उसकी सैडनेस, उसकी उदासी, उसका डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट नेक्स्ट स्टैंजा में भी हमें नजर आता है. ही इज होल्डिंग ग्रेन्स ऑफ सैंड नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज टू होल्ड द सैंड ग्रेन्स स्लिप अवे. वो कोशिश करता है कि साहिल समंदर की रेत के ज़र्रात को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखे, लेकिन इसमें उसको नाकामी होती है. ही कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू दिस फॉलिंग ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड. इंसानी ज़िंदगी को रेत के बिखरने के साथ वो तशबीह देता है. He questions the reality of life. और ज़िंदगी की हकीकत पर सवाल उठाता है. For him it is nothing but a dream within a dream. और ये उसके लिए महज एक शराब की मानंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what metaphor does the poet use for his inability to hold reality and fleeting times? Explain. The poet uses the metaphor of sand. Standing on the shore of the sea, he takes grains of sand in his hand. वो साहिल समंदर पे खड़ा है और
वहाँ की रेत को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता है। He wants to hold on the sand grains. वो कोशिश में है कि किसी तरीके से रेत के ज़रात उसकी मुट्ठी से ना फिसलें। The sand is a metaphor for time. गोया ये जो रेत है ये एक मेटाफॉर है टाइम के लिए। Just like he wanted to hold the sand, he wanted to hold the time when his love was with him. जैसे वो रेत के ज़रात को अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहता है, गोया वो उस वक्त को भी बंद रखना चाहता था जिस वक्त को उसने अपने अजीज तरीन शख्स के साथ गुजारा। टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, लेकिन इसमें उसको नाकामी होती है क्योंकि वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं। एंड नथिंग इज परमानेंट, और जिंदगी की कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं। जस्ट लाइक ही कैन नॉट स्टॉप द सैंड ग्रेन्स फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम हिज हैंड्स, ही कुड नॉट प्रिवेंट द डिपार्टिंग ऑफ द लव ऑफ हिज लाइफ। जैसे वो रेत के ज़रात को अपनी मुट्ठी में ज़्यादा देर तक थाम नहीं सका, ऐसे ही वो अपने करीबी और अजीज़ तरीन शख्स को भी मुस्तकिल तौर पे अपने पास रोक ना सका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम illustrated with reference from the poem. The tone of the poem a dream within a dream is very depressing. अगर हम ओवरऑल टोन देखें इस पोएम की तो उसमें मायूसी ज़्यादा नज़र आती है। In this poem, both stanzas describe the life slips away from us like the loss of a beloved or a fistful of sand creeping through fingers. हमारी ज़िंदगी इस तरह हमारे हाथों से फिसल रही है जैसे शायर का करीबी शख्स, अजीज़ तरीन शख्स उससे जुदा हुआ या उसके हाथ से जैसे साहिल की रेत फिसल रही थी। Little by little life slips away from us like the sand grains. The poet concludes that life is just like a dream. शायर कहता है जिंदगी महज एक ख्वाब है, एक शराब है। Everything we dream in this life is a dream within a dream. एक illusion है, एक misconception है। Perhaps the poet means that life is a dream and death is its awakening. शायद वो ये कहना चाहता कि जिंदगी एक ख्वाब की मानिंद है और मौत दरअसल उस ख्वाब से जागना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, what type of imagery is used in the poem a dream within a dream? What feelings does it evoke in you? Analyze. The use of imagery makes the reader visualize the writer's feelings and emotions. Imagery दरअसल जो राइटर है या पोएट है उसकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको रीडर्स के सामने पेश करना इमेजरी कहलाता है। In the poem A Dream Within a Dream, the poet has used images appealing to the sense of sight. शायर ने ऐसे इमेजेस का जिक्र किया है जिसमें वो सेंस ऑफ साइट को टच करता है, जैसे kiss upon the brow, grains of golden sand and pitiless waves. These images evoke the feelings of loss and pain felt by the poet. और शायर ने जिस तरह लॉस और कर्ब और खो देने के जज्बात का इजहार किया है, गोया इन तमाम जो वर्ड्स हैं उससे उसके जज्बात का बेहतरीन अंदाज़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। Question number 6. Pick out the examples of alliteration from the poem A Dream Within a Dream. Also describe its rhyme scheme. How do these poetic devices contribute to the music of the poem? Alliteration क्या होता है? Is the repetition of the same consonant sounds in the same lines of poetry. जैसे हम देखते हैं इस poem में जो वर्स है That my days have been a dream, इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है डेज में और ड्रीम में, इसकी रेपिटेशन हुई है, ये अलिट्रेशन की एग्जांपल है। और फिर ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, ग्रेन्स का जी, गोल्डन का जी, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है एक ही वर्स में, एक ही लाइन में, तो ये अलिट्रेशन कहलाती है। राइम स्कीम के हवाले से देखा जाए तो पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी डी डी ई। दूसरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम ए बी
C C C, D D, E E, F F. There is the repetition of the verse, but a dream within a dream. The poet has added to the musical quality of his poem with the help of recurrence of this verse. यानी बार बार, एक तो राइमिंग स्कीम बड़ी दिलचस्प है, एक बड़ी अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की है, दूसरा अलिट्रेशन का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत है, फिर ये जो लाइन रिकरिंग लाइन है, बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये एम्फेटिकली फोर्सफुली जो पोएट का पर्पज़ है इस पोएम का, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ एलेबरेट कर रही है. सो जो पोएम की म्यूजिकलिटी है वो बड़ी शानदार है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल लाइफ अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम? द पोएट स्टेट्स दैट लाइफ इज मेयरली अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम. शायर के नज़दीक ज़िंदगी महज एक शराब है, ख्वाब के अंदर एक ख्वाब, यानी बड़ी सीक्रेट, हिडन और मिस्टीरियस सी चीज़ है. He says that nothing in life is permanent. दुनिया में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं. Everything we possess has to come to an end. ज़िंदगी की हर चीज़ को ख़त्म होना है. It is like a dream. गोया ये एक ख्वाब की मानिंद है. It goes on and no one can grasp it. ज़िंदगी चलती जाती है, इसको थामा नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता. In the first stanza, the poet presents love and deep feelings when parting from his beloved. After bidding goodbye to his love, he thinks that their union was nothing but a dream. पहले स्टैंजा में अपने अजीज तरीन शख्स से दूरी के बाद वो समझ जाता है कि जिंदगी महज एक ख्वाब है. However, in the second stanza, the metaphor of sand highlights that there is no tight grip on reality and time. जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत उसका तब्दील होना और ख़त्म हो जाना है और उसका गुजरना है. इट जस्ट पासिस नो मैटर इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट्स द रियलिटी और नॉट. इंसान चाहे ना चाहे, उसकी कोई चॉइस नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ज़िंदगी ने ऐसे ही चलते रहना है जैसे शायर के हाथ से रेत के ज़रात फिसल रहे थे. दिस ब्रिंग्स द पोएट टू द कंक्लूजन दैट लाइफ इज़ अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम. और शायर ये अखज़ करता है कि ज़िंदगी महज एक शराब है, एक मिस्ट्री है. What did the poem A Dream Within a Dream make you think of? And how did it make you feel? Evaluate. The poem makes me think of the temporary nature of relationships. हमें पता चलता है इस पोएम को पढ़ के कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते महज आर्जी हैं. वर्ल्ड एंड मॉर्टैलिटी, ये दुनिया आर्जी है और सब कुछ फ़ानी है. All of this is a dream within a dream seems to me to be a poetic description in which the poet is describing how he feels about memories. तो ये जो ज़िंदगी जो एक शराब की मानिंद है, गोया इस पे हमारी मेमोरीज अबाउट हाउ थिंग्स वंस वर, ये चीज़ें पहले कैसे थीं, कंपेयर टू हाउ थिंग्स चेंज टू व्हाट दे आर नाउ. ये चीज़ें बहरहाल तब्दील होती हैं, किसी चीज़ को सबात नहीं है, तमाम चीज़ें आर्जी हैं, कुछ चीज़ मुस्तकिल नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने इस पोएम की थीम को पढ़ा, वोकैबुलरी को पढ़ा. उम्मीद करता हूँ ये पोएम अब आपके लिए ज़्यादा सिंप्लीफाइड और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल हो चुकी होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.